आप सभी साथियों का एएसएम क्लासेस में स्वागत है। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में असर्टिव सेंटेंस के पार्ट 1 पढ़ाया, जिसमें असर्टिव सेंटेंस की डिफिनीशन दिया गया। असर्टिव सेंटेंस की डिफिनीशन होता है कि ऐसे वाक्य जिसमें तथ्यों, घटनाओं या कार्यों का बोध होता है उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और असर्टिव सेंटेंस आज हम अध्याय मतलब वीडियो 2 में पार्ट 2 में आज असर्टिव सेंटेंस के भाग पढ़ेंगे, मतलब कितने भेद होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के 2 भेद होते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा गया है असर्टिव सेंटेंस के 2 भेद होते हैं। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है स्वीकारात्मक वाक्य और निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। तो इसको हम आज असर्टिव सेंटेंस इस वीडियो में खत्म कर देंगे और इन लोगों की डिफिनीशन भी खत्म हो जाएगी। तो चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, किसे कहते हैं, इसे समझते हैं। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स आप जान गए स्वीकारात्मक वाक्य, अर्थात हम किसी कार्य को स्वीकार करें या किसी घटना को स्वीकार कर लें या किसी तथ्य को हम स्वीकार कर लें, वे स्वीकारात्मक वाक्य कहलाते हैं, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ देखिए डिफिनीशन के साथ, जो वाक्य तथ्यों, घटनाओं या कार्यों को स्वीकार करते हैं उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। बात यह है कि सर अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे जानेंगे, तो यहाँ देखिए कैसे, जैसे में देखिए मैं अपना पाठ याद करता हूँ, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो यहाँ देखिए इस जैसे में मैं अपना पाठ याद करता हूँ, ये क्या है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे है, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि कैसे पता चला कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये जो वाक्य है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे, तो आप जान लीजिए, ये साथियों ट्रिक है, इस ट्रिक को मैं बता रहा हूँ। तो देखिए जब भी वाक्य के अंत में क्या रहे, पूर्ण विराम रहे। हिंदी वाक्य के अंत में, ये हिंदी है, अभी इंग्लिश में भी बताएंगे। जब भी आपके वाक्य के अंत में पूर्ण विराम रहे, ठीक, और ना तो वाक्य में नहीं रहे, क्या वाक्य में नहीं रहे, तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो यहाँ साथियों देखिए अंत में क्या है, पूर्ण विराम है, और इस वाक्य में कहीं नहीं है ना, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो समझ में आया अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं कि जिस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम होता है और उस वाक्य में नहीं हो, वो आपका कौन सा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो साथियों अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। और पहचान होती है सेंटेंस के अनुसार हम बताएंगे आपको, ठीक। तो चलते हैं इसका अनुवाद देखते हैं। ये तो हिंदी में पता चला, इसका ट्रांसलेट कर लेंगे इंग्लिश में, तो कैसे जानेंगे। तो यहाँ देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में ये जान लीजिए, जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें कर्ता सबसे पहले होते हैं। इससे हमेशा जानते रहिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले होते हैं। कहाँ होते हैं, पहले होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। अफर्मेटिव सेंटेंस में जब टेंस पढ़ेंगे, ठीक, और बताएंगे कर्ता कहाँ कहाँ होते हैं सेंटेंस के अनुसार। तो लेकिन टेंस में हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता कहाँ होते हैं, पहले होते हैं, इस बात को याद रखना। तो ये आपका टेंस कौन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि अंत में है तो प्रेजेंट हुआ, ता है तो सिंपल है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कर्ता सबसे पहले, तो कर्ता इस वाक्य में क्या है, मैं है, तो मैं की अंग्रेजी आई हो गई। और उसके बाद जैसे ही कर्ता लिखते हैं तुरंत हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब लिखा जाता है। तो मेन वर्ब क्या है, यहाँ याद करना का अंग्रेजी होती है लर्न। कहा गया, अगर वाक्य में एक वचन करता हो तो मेन वर्ब के साथ है हम यस या ईएस लगाएंगे, लेकिन जब वाक्य में बहुवचन करता हो तो मेन वर्ब के साथ हम यस या यस नहीं लगाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, लर्न मिस होता है, याद करना।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या है, बहुवचन है। तो आई लर्न और उसके बाद अपना के लिए माई हो जाएगा और लेसन पाठ के अंग्रेजी लेसन हो जाएगा। तो आई लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। आगे चलते हैं, अनुवाद कर। तो साथियों दूसरा अनुवाद कीजिए, यह एक हाथी है। तो यह एक हाथी है, इसका देखिए अनुवाद क्या होगा। इसका अनुवाद होगा, यह क्या अंग्रेजी होती है दिस, और है क्या अंग्रेजी होती है इज, एक की अंग्रेजी होती है एंड, हाथी की अंग्रेजी होती है एलिफेंट। तो दिस इज एन एलिफेंट, इसका अनुवाद ये हो गया। आगे चलते हैं, तीसरा अनुवाद करते हैं। इसका अनुवाद देखिए कीजिए, पानी बरस रहा था। पानी बरस रहा था, तो साथियों इसमें इट का प्रयोग करेंगे। इट और था, बरस रहा था का अंग्रेजी वाज होती है। पानी बरसना का अंग्रेजी होता है रेन। रेन मीन्स होता है पानी बरसना, लेकिन रहा है इसी वजह से आईएनजी लग गया, तो इट वाज रेनिंग। इसका साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों देखिए दूसरा असर्टिव सेंटेंस का भेद पढ़ते हैं, निगेटिव सेंटेंस। आप निगेटिव सेंटेंस मीन्स जानते हैं नकारात्मक वाक्य। तो अब किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, इसे हम अच्छी तरह से आज जान लेंगे। फिर कभी साथियों नहीं भूलेंगे कि निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये मेरा गारंटी है। तो चलते हैं, कसम कह रहे हैं धुआं धुआं करके आएंगे। कहीं भी अगर दिख जाए निगेटिव सेंटेंस तुरंत पकड़ लेंगे, यही निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस मीन्स पहले जान लेते हैं क्या होता है। निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। तो मतलब ऐसे वाक्य जिस काम को नकार दिया जाए, जिस काम को मना कर दिया जाए, वो आपका क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस होती है। लेकिन ये डिफिनीशन नहीं हुई साथियों। डिफिनीशन तो ये है कि ऐसे वाक्य जिसमें हम तथ्यों, घटनाओं या कार्यों को स्वीकार नहीं करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो और देखिए इसकी पहचान क्या होती है। निगेटिव सेंटेंस में ये जानते रहिए नहीं जरूर होगा। क्या नहीं जरूर होगा। जब भी निगेटिव सेंटेंस होगा तो उस वाक्य में नहीं जरूर होगा, इसका मतलब वो निगेटिव सेंटेंस है। सही कह रहा हूँ, आप कहीं भी रहोगे ना, निगेटिव सेंटेंस चुटकियों में करके आओगे, पकड़ लोगे कि ये निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ देखिए जो वाक्य तथ्यों, घटनाओं या कार्यों को स्वीकार नहीं करते हैं उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ जैसे देखिए मैं अपना पाठ याद नहीं करता था, तो यहाँ इस वाक्य में क्या आया, नहीं आया। इसका मतलब क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। समझ में आया कि नहीं साथियों? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं, यस सर मुझे समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए इस वाक्य में क्या है, नहीं है, इसका मतलब निगेटिव सेंटेंस है। लेकिन आप एक क्वेश्चन करेंगे कि सर हमें तो हिंदी वाक्य में पता चल जा रहा है कि निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इंग्लिश में कैसे पता चलेगा? इंग्लिश में भी ये करके आओगे, मेरा गारंटी है। तो चलते हैं इसका अनुवाद करते हैं। इसका अनुवाद देखिए साथियों क्या होगा। निगेटिव सेंटेंस में भी ये जानते रहिए, निगेटिव सेंटेंस में भी कर्ता क्या होते हैं, सबसे पहले होते हैं। निगेटिव सेंटेंस में भी क्या होते हैं, कर्ता सबसे पहले होते हैं, सबसे पहले होते हैं। कौन? कर्ता। कर्ता सबसे पहले होते हैं निगेटिव सेंटेंस में। लेकिन कब? टेंस रहता है तब, टेंस रहता है तब। इतना जानते रहिए। तो अब हमें कर्ता पता चल गया, लेकिन अब तो ये तो खत्म। लेकिन कैसे जानेंगे कि ये निगेटिव सेंटेंस है? देखिए जब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम रहे और नहीं रहे वाक्य में, तो समझ जाइएगा वो निगेटिव सेंटेंस है। सही कह रहा हूं ना? धुआं धुआं करेंगे। तो यहाँ देखिए निगेटिव सेंटेंस में कर्ता कौन है, मैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। अब जैसे ही आई लिखा, हमें ये जानना रहता है कि वाक्य किस टेंस में है।
तो यहाँ देखिए याद करता था। अब हमें पता चल गया ये पास्ट टेंस है। लेकिन पास्ट टेंस आप जानते हैं कई प्रकार के होते हैं, कई भेद होते हैं। तो पास्ट टेंस में ये सिंपल पास्ट है कि पास्ट कंटिन्यूअस है कि पास्ट परफेक्ट है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये क्वेश्चन बन गया ना। ये आपका सिंपल पास्ट है। कैसे है सिंपल पास्ट टेंस है? क्योंकि वाक्य के अंत में मैंने देखा था है, और अगर था से पहले ता ती ते दिखे तो समझ जाना वो सिंपल पास्ट टेंस है। और साथियों अगर ता था ना रहे, ती थी ना रहे, ते थे ना रहे, अगर ई रहे, आ रहे, ए रहे, तब भी वो आपका कौन सा सेंटेंस होगा? अंत में अगर ई रहे, ए रहे, ओ रहे, अगर अंत में रहे तो समझ जाना फिर भी वही क्या, वो भी सिंपल पास्ट टेंस है। तो चलते हैं इसका अनुवाद करते हैं। लेकिन सिंपल पास्ट में अब हमें ये शर्त है कि कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है। अब देखते हैं वाक्य में क्या है, नहीं है, इसका मतलब ये निगेटिव है। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या लिखते हैं? सहायक क्रिया डिड नॉट लगाते हैं। ठीक, कर्ता लिखने के बाद डिड नॉट लगाते हैं, और डिड नॉट लिखने के बाद अब देखिए चलते हैं साथियों, जैसे ही डिड नॉट लिखते हैं तुरंत मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? याद करना। याद करना का अंग्रेजी होती है लर्न। ठीक, लर्न जैसे लिखें तो अपना पाठ याद करता है, तो माई पाठ का अंग्रेजी लेसन। ठीक साथियों, लेसन मत समझ जाना, ठीक, लेसन है, लेसन में होता है पाठ। तो आगे चलते हैं, इसका क्या हुआ अनुवाद? आई डिड नॉट लर्न माई लेसन। अब देखिए निगेटिव में ये इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया। तो अब देखिए इंग्लिश वाक्य रहे ना, देखना वाक्य में क्या है, निगेटिव जब भी नॉट दिख जाए। अगर इंग्लिश ट्रांसलेट वाक्य में जब भी सेंटेंस में क्या दिखे, नॉट दिखे, तो समझ जाना निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ क्या है, नॉट है, इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। तो चलते हैं, देखिए दूसरा अनुवाद करते हैं। अब आप तो बता सकते हैं ना ये कौन सा सेंटेंस है? ये कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि वाक्य में क्या आ गया? नहीं आ गया ना। कहा हूं धुआं धुआं करके आओगे। तो चलते हैं अनुवाद करते हैं। देखिए यह एक हाथी नहीं है। तो यह एक हाथी, यह का अंग्रेजी आप जानते हैं दिस होती है। हाय का अंग्रेजी जानते हैं इज होती है। नहीं का अंग्रेजी जानते हैं नॉट होती है। ये का अंग्रेजी जानते हैं एन होती है। और हाथी का अंग्रेजी जानते हैं एलिफेंट होती है। आप कहेंगे कि सर यहाँ ए क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यहाँ ओवेल से चालू होता है। जब कोई भी अक्षर ओवेल से चालू हो तो वहाँ हम एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो नाउन रहे तब। ठीक साथियों, तो चलते हैं, दिस इज नॉट एन एलिफेंट। नेक्स्ट अनुवाद करते हैं, आगे चलते हैं, अनुवाद करते हैं। तो यहाँ देखिए साथियों, पानी नहीं बरस रहा था। पानी नहीं बरस रहा था। अब बताइए ये कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है ना। क्यों? क्योंकि वाक्य में क्या आ गया? नहीं आ गया। अगर साथियों हम ऊपर वाले इंग्लिश, ये जो इससे ऊपर ये वाक्य अगर हम पूछें ये कौन सा सेंटेंस है, आप कहेंगे निगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि नहीं आ गया, नॉट आ गया। तो जब भी आपके वाक्य में नॉट हो निगेटिव सेंटेंस, जब नहीं हो निगेटिव सेंटेंस। तो आगे चलते हैं, इसका अनुवाद करते हैं। इसका अनुवाद क्या होगा? इसका अनुवाद में होगा इट। था का अंग्रेजी वाज, नहीं का अंग्रेजी नॉट। तो इसका अनुवाद क्या हो रहा है? इट वाज नॉट। आगे चलते हैं, इट वाज नॉट के बाद बरसाना का अंग्रेजी पानी, बरसाना का अंग्रेजी रेन होती है। रेन में आईएनजी लगा दिया, रेनिंग हो गया। इट वाज नॉट रेनिंग। तो साथियों समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और उसके बाद समझ में आ रहा हो तो शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आगे चलते हैं, ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे साथियों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए